देखो रिकॉर्डिंग मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हो। हाँ मैम। ये देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये इनवर्स फंक्शन ये पढ़ा, पर जगह छूट गया मेरे से। ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था, 7C का क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये किया था, इसके बाद से हम लोग को करना है। तो देखो हम एक बार चेक करवा देते हैं। तो सेट ये जो 7C है, इसमें हम लोग पहले देख लेते क्या क्या क्वेश्चन हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सब हो गया था 17 तक। ठीक है, इसमें 18 बाकी है हम लोग का। अच्छा, 18 19 भी हो गया था, 20 भी हो गया था, 21 22 23 24 25 तक हो गया। तो अच्छा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 18 वाला बाकी है। तो पहले ये कर लेते हैं, 7C का क्वेश्चन नंबर 18 ये पहले करेंगे, उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या बताना है, देखो यहाँ पर ना एक डायग्राम दे दिया, एक नहीं चार डायग्राम है। हम इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, चार डायग्राम है। हम लोग को बताना है कि ये चार डायग्राम में से कौन सा डायग्राम हम लोग का फंक्शन है। तो इसका मतलब, देखो इसका मतलब हो गया कि तीन डायग्राम फंक्शन नहीं है, और इसमें से एक डायग्राम ऐसा है जो कि हम लोग का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये तुम लोग को बताना है कि कौन सा फंक्शन होगा। तो कैसे करके बताएंगे। देखो कैसे बताना है यहाँ पर। अगर हम लोग ये सब जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट कैसे बना होगा। तो एक्स और एक्स कॉमा वाई, मतलब जो मेरा कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा एक्स और वाई का, वो पुट करके ये सब पॉइंट आया होगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखो, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, कौन सा एक्स एक्सिस है, ये वाला। ठीक है, और इधर वाला क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस में हम तीन वैल्यू ले लेते, क्योंकि तीन वैल्यू इसीलिए ले रहे हैं, इधर तीन पॉइंट है ना, तो मान लो ये वाला मैंने क्या ले लिया, x1, ये क्या है x2, ये क्या है x3। यहाँ पर वैसे ही ले लेते, ये क्या है y1, फिर ये क्या है y2, और मान लो ये क्या है y3। तो जब ये वाला पॉइंट बना है, तो x1 और y1, मतलब y1 मान लो इधर है, तो ये जो पॉइंट बना है, इसके लिए मेरा कौन कौन सा पॉइंट से बना होगा, x1 कॉमा y1। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, जब ये वाला पॉइंट बना है, तब कौन कौन सा, x2 कॉमा y1, क्योंकि पहले x लिखना पड़ता है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। ठीक है, तो ये 9 10 में भी तुम लोग अगर ग्राफ पेपर यूज करके कभी किए हो, तो ऐसा हम लोग के टाइम पे था, करवाता था। तुम लोग के टाइम पे है कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, ये हो गया प्लॉटिंग ये। अच्छा, उसके बाद ये देखो, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, x3 और y1। ठीक है। अच्छा, अब जब ये वाला पॉइंट लेंगे, तो उस केस में मेरा क्या क्या है, x1 और y2। ठीक है, अब ये वाला ले लो तो क्या होगा, x1 और y3। अच्छा, अब ये वाला देखो, y3 इधर। अच्छा, अब जब ये वाला लेंगे तो x2, और अब होगा y2। ठीक है, ये वाला ले रहे तो y2। ठीक है, फिर उसके बाद वाला x3 और y2। ठीक है, ये y2। तो क्या ये फंक्शन हुआ, नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक फर्स्ट एलिमेंट खुद को रिपीट कर रहा है। ये देखो, x1 खुद को रिपीट किया, x2 रिपीट कर रहा है, x3 रिपीट कर रहा है, इधर x1 रिपीट कर रहा है, तो x1 एक बार है, मतलब रिपीट तो कर रहा है। 1 टाइम, सॉरी 2 टाइम हो, 3 टाइम हो या 4 टाइम हो, रिपीट होने से क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम हम लोग का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये वाला डायग्राम हम लोग का फंक्शन क्यों नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट ड्रॉ में जाते हैं। ठीक है, तो
देखो ये वाला मेरा आंसर है, ये हम बता देते हैं, तो इसका मतलब इसमें ये फंक्शन है, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि हम पहले ये दोनों एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये फंक्शन नहीं है, तो ये फिर लास्ट में बताते हैं, ठीक है। तो पहले तुम लोग ये बता दो कि सी और डी क्यों फंक्शन नहीं है, तो फिर से वैसे ही चेक करना है, ठीक है। कैसे करके हम लोग चेक करेंगे? तो सी वाले डायग्राम में देखो, जब हम एक ही पॉइंट में एक्सप्लेन कर देते, जैसे देखो ये वाला पॉइंट, इसके साथ ये और ये, मतलब जो एक ही स्ट्रेट लाइन में तीन पॉइंट है, ठीक है, मैंने वो ले लिया। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन जिस पॉइंट से तुम लोग समझ जाओगे वो वाला पॉइंट हम बता रहे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, उसके लिए ये पॉइंट और यहाँ पर ये पॉइंट, ये दोनों जुड़ के ये पॉइंट आया, ठीक है। सेम तरीके से ये पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट और ये यहाँ से ये वाला, मतलब मान लो ये y1 है, यहाँ y2 है, यहाँ मान लो y3 है, और ये मान लो है x1, यहाँ x2, और ये मान लो सपोज कि x3 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट के ये पॉइंट क्या हुआ फिर, x3 y1, ठीक है, और ये ऊपर वाला x3 y3, तो इसका मतलब खुद को रिपीट कर गया, ठीक है। इस तरीके से सेम स्ट्रेट लाइन में तुम लोग को बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट से रिपीट करने से ही तो हम लोग का फंक्शन नहीं होगा, तो क्योंकि रिपीट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर सी का आंसर हम लोग का, इसलिए फंक्शन नॉट ए फंक्शन, ठीक है। अब इस केस में देखो, इसमें तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम, वही सेम स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, ठीक है। ये पॉइंट कैसे आया होगा, यहाँ का और यहाँ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से आया होगा ना, तो ये x1 है, ये मान लो y1 है, ठीक है। ये दोनों का मिडिल पॉइंट से ये वाला निकल के आया, तो ये क्या हो गया, x1 y1। अब अगर कोई पूछे ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो मान लो ये y2 है, तो लेकिन है तो इधर से तो x1 ले रहे, x1 कॉमा y2, ठीक है। तो फिर रिपीट कर गया ना, अब आगे का देख भी सकते हो, ये और ये देख लो, ठीक है। इस केस में ये मान लो x2 के साथ है, तो एक हो जाएगा x2 y2, और ये वाला पॉइंट को मान लो y3 ले लो, ठीक है, ये वाला, तो फिर क्या हो जाएगा x2 y3, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट खुद को रिपीट कर रहा है, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट खुद को रिपीट कर रहा है तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ, ये भी फंक्शन नहीं हुआ। अब क्योंकि हम लोग का नन ऑफ दिस का तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, फंक्शन, ये वाला आंसर होगा। बट ये वाला फंक्शन क्यों है, वो कैसे हम लोग समझेंगे, तो उसका भी प्लॉटिंग करके देखो, ये वाला फंक्शन क्यों होगा। क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे, ये देखो ये सब लाइन कैसे बना होगा, पहले ये पॉइंट चूज हुआ होगा, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, ठीक है, फिर इसको ऐसे 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 करके जोड़ दिया गया होगा। तो ये पॉइंट क्या होता है, हमेशा ओरिजिन जीरो होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये जीरो जीरो होता है। इसके बाद हो गया मान लो x1, x2 और x3, ठीक है। ये मान लो हो गया y1, हमें तो सिर्फ y1 लेने से ही हो जाएगा, ऊपर का अगर हम लोग नहीं भी लेते तो भी चलेगा। तो ये वाला पॉइंट कैसे आया होगा, ये बीच में कोई पॉइंट होगा, ठीक है, वो, और हाँ ये वाला पॉइंट कैसे आया होगा, ये आया होगा, इसका जरूरत भी नहीं है वैसे, अगर लेंगे तो 0 और y1 होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला कैसे आया, हाँ, तो बीच का कोई एक वैल्यू, और ये y1, ठीक है, बीच का कोई भी एक वैल्यू, तो मुझे नहीं पता, 0 और x1 में कुछ भी ले लो। हम लोग क्या ले इसको, एक्स आई ले लेते हैं, ठीक है, एक्स आई ले लिया। अच्छा यहाँ पर मान लो एक्स जे है, यहाँ पर मान लो एक्स के है, ठीक है, मतलब बीच का ही सारा पॉइंट है ना। अच्छा अब तो इसका मतलब देखो ये ऐसे हो गया, अब ये वाला क्या हो जाएगा, वाई जे, और ये हो गया y1, ठीक है, फिर ये हो जाएगा वाई जे बोल रहे, सॉरी, एक्स जे और y1, और ये हो गया एक्स के और y1, ठीक है। y1 तो हर एक केस में होगा, तो इसका मतलब देखो फर्स्ट एलिमेंट खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, सेकंड एलिमेंट कर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 18 का बी। और ये कौन सा फंक्शन हुआ बोल सकते हो, मतलब 1 to 1, मेनी टू वन, ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या हो गया, मेनी टू वन। 1 to 1 नहीं हुआ ना, क्योंकि 1 to 1 में डिस्टिंक्ट इनपुट डिस्टिंक्ट आउटपुट, बट वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि y का वैल्यू तो सेम रह रहा है, हर एक केस में y का वैल्यू सेम रह रहा है। तो फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मेनी टू वन फंक्शन। वैसे पूछा नहीं था, सिर्फ पूछा था बता दो कि कौन सा फंक्शन है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन, ठीक है। अच्छा तो ये वाला, इसमें और कोई हमारा बाकी नहीं है।
ये कंफर्म है, देखो क्योंकि हम मैंने इधर उधर से करवाया है जरूरत के हिसाब से, तो इसीलिए हम तुम लोगों से पूछ ले रहे हैं। 7C में कुछ हम लोग का बाकी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो फिर भी तुम लोग एक बार देख लो, अगर कुछ भी बाकी है तो मुझे बता सकते हो। अब हम लोग 7B में चलते हैं। देखो 7B में स्टार्टिंग से देखते हैं, 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 ये भी हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं हुआ, ठीक है। डोमेन ऑफ 17 और 26, क्योंकि डोमेन तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने सीखा, तो ये मैंने शायद नहीं करवाया, मुझे जितना याद है। 7B है ये, 7B का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो तुम लोग को बताना, अच्छा डोमेन का मतलब क्या था, इनपुट, ठीक है। तो डोमेन 1726, इसमें इनपुट 1 और 2, मतलब ऑप्शन, ऑप्शन सी 1 और 2, ये हम लोग का डोमेन है। इनपुट हमेशा हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाएगा 1 और 2। इसके बाद ये वाला रेंज ऑफ 30, 20, 10, 00, इसका रेंज, रेंज का मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब 0 होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, A B C, बी होगा, ठीक है। क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो 0 एक ही बार लिखना है, 4 बार 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो 7 का आंसर बी हो जाए। अब ये 8, ये वाला भी नहीं रॉन्ग है। इसमें बोला है, देखो द डोमेन एंड रेंज ऑफ x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल x का स्क्वायर। तो हमें डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन का मतलब इनपुट, रेंज का मतलब एक्चुअल आउटपुट जो होगा। और हम लोग का जो मतलब फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, फंक्शन को इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना, क्योंकि फंक्शन को तो हम लोग ऐसे सेट फॉर्म में जब लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई जो होगा उसमें वाई क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का बराबर होता है, ठीक है। और x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि याद करो जब हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था, तो फंक्शन के पहले अगर फंक्शन सेट बनाते, सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, a क्रॉस b, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट। फिर उसमें से हमें कोई रिलेशन सेट बनाना पड़ता है, फिर उस रिलेशन सेट के हिसाब से हमारा क्या बन जाता है, फंक्शन सेट बनता है, ठीक है। तो ये वो आर रिलेशन सेट है जिसमें ये फंक्शन सेट बिलोंग करता है। तो हम लोग को बताना है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, मतलब इनपुट और एक्चुअल आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको देख के तुम लोग बताओ। बोल रहे रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल, रियल रियल, नन ऑफ दिस। तो इनपुट तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, हमें तो कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं है। तो रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारा नंबर आता है। रियल नंबर का मतलब क्या क्या होता है, रियल का मतलब उसमें रैशनल भी आएगा, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स जो है वो रियल नंबर। मतलब बाहर अगर एक पूरा ऐसा सर्कल बनाए तो बाहर क्या है, रियल नंबर, और उसके अंदर बाकी सारे नंबर होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4, ये सब क्या हो जाता है, डॉट 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 नेचुरल नंबर। जब इसमें जीरो लग जाता है, इसी में जब जीरो लग जाता है तो वो हो जाता है होल नंबर, ठीक है। फिर इंटीजर का मतलब 1 2 3 4, ठीक है। फ्रैक्शन वाला नंबर मतलब जो पॉइंट वाला हो जाएगा। तो रियल नंबर मतलब हर तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो 8 का आंसर ए बी या सी में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तीनों में ही रियल लिखा हुआ है। लेकिन हमें देखना है कि रेंज क्या होगा, मतलब आउटपुट क्या होगा, बोलो। हाँ देखो, अगर y इक्वल एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ भी इनपुट, क्योंकि इनपुट मेरा क्या होगा, ये वाला ना। तो अगर हम इनपुट देंगे तो इनपुट जब प्रोसेस होगा तो फिर मेरा आउटपुट आएगा। तो इनपुट प्रोसेस होने से कभी भी नेगेटिव वैल्यू आउटपुट में नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम -1 भी देंगे तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर हम -2.4 भी देते हैं तो भी करने से मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव ही कुछ एक नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कौन सा आंसर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव रियल। मतलब मेरा इनपुट आउटपुट दोनों ही रियल नंबर आ सकता है, डिपेंड करता है कि हम कैसा नंबर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पॉइंट में दिया तो पॉइंट में आ जाएगा, तो रियल नंबर होगा। बट ये नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि किसी का स्क्वेयर करने पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रियल कॉमा नॉन नेगेटिव रियल, रियल कॉमा
नॉन नेगेटिव रियल। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला किया था हम लोगों ने, इफ एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड एफ ऑफ माइनस वन, ये भी कर लिया था, ये भी हो गया था, ये अच्छा ये सब हो गया था, ये वाला नहीं होगा। वन वन मैपिंग होगा कि वन, ये नहीं हुआ ना शायद, नहीं ये मुझे लग रहा है नहीं होगा। 14th वाला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दी पावर एक्स है, तो इससे कैसा मैपिंग होगा ये पूछ रहा है, तो लिख देते हैं। बोल रहा है एफ ऑफ एक्स अगर टू दी पावर एक्स है, ठीक है, तो इससे अगर हम लोग मैपिंग करते हैं, मतलब ये फंक्शन जो है इससे 1 to 1 मैपिंग, सही है, 1 to 1 मैपिंग होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग कुछ भी वैल्यू दो, अगर तुम लोग 1 देते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, अगर तुम लोग -1 दोगे तो कितना आ जाएगा 2 to the power -1, यानी 1/2 to the power 1, यानी 1/2। अच्छा, अगर एफ ऑफ 2 देते हो तो कितना आएगा 4। अच्छा, अगर एफ ऑफ -2 देते हो तो कितना आएगा 2 to the power -2, 2 to the power -2। और इसको कैसे लिखते हैं, अगर नेगेटिव है पावर 1/2 to the power 2, मतलब फॉर्मूला ऐसा होता है, अगर a to the power -m है तो 1/a to the power m होता है। a का मतलब हो गया मेरा बेस, यहाँ पर बेस कितना है 2, पावर कितना है वो भी 2 है, तो माइनस कैसे हटेगा 1, 1 फॉर्मूले में फिक्स्ड है, 1 लिखना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ए मतलब बेस, बेस जो भी रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लिया है, टू दी पावर उस पे जो पावर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे कि, ठीक है, तो ये हो गया 1/4। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से लिखे तो 1 देने से क्या आया 2 आया, ठीक है, -1 देने से क्या आया हाफ आया। अच्छा, 2 देने से कितना आ गया 4 आ गया, फिर -2 देने से कितना आ गया 1/4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं हो गया, डिस्टिंक्ट इनपुट दोगे डिस्टिंक्ट आउटपुट, मतलब 1 देने से 2 ही आएगा, कुछ और आने का कभी भी कोई चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा मैपिंग हो जाएगा 1 1, 1 1 मैपिंग, यानी ऑप्शन ए। देख लेते ए था शायद, हाँ 1 1 मैपिंग यानी ऑप्शन। ठीक है, समझ में। इसका हमें रेंज निकालने के बाद, ठीक है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना। हेलो, रेंज निकालने बोला है इस फंक्शन का, ठीक है, रेंज निकालने के पहले क्या मुझे ये बोल देना चाहिए पॉइंट है, हाँ बोलना पड़ेगा रेंज निकालने के पहले, क्योंकि आंसर जिस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, तो फिर लिखो, लिखो यूज ऑफ ब्रैकेट इन से, यूज ऑफ ब्रैकेट मतलब अलग अलग ब्रैकेट का क्या मतलब होता है वो हमें पता होना चाहिए। क्यों देखो, क्योंकि क्यों पढ़ रहे हो वो भी देख लो। देखो यहाँ पर आंसर में देखो थर्ड ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, और जो ये सेकंड ब्रैकेट यूज करते हैं उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब तो तुम लोग को पता है कि सेट में जो एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट में लिखा जाता है, बट ये थर्ड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो वो हमें एक बार सीख लेना है कि हर एक ब्रैकेट का अपना अपना मतलब होता है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे यूसेज, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे नेम। तो यहाँ पर लिखो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी ये वाला ब्रैकेट, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम तो फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है A, B, इसका मतलब क्या है, मीन्स द सेट कंटेन एलिमेंट बिटवीन A and B
एक्सक्लूसिव ऑफ ए एंड बी, और यहाँ नेम में लिखना है ओपन इंटरवल सेट। फिर स्क्वायर, ये वाला साइन ए कॉमा बी, इसको नॉर्मली तो हम लोग थर्ड ब्रैकेट बोलते हैं। अगर थर्ड ब्रैकेट में ए और बी ऐसे कॉमा करके लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मीन्स दिस सेट contains all the elements from A and B inclusive of A and B। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल सेट, क्लोज इंटरवल सेट। फिर नेक्स्ट लिखना है ब्रेसेस, ऐसा, इसको ये नाम से A कॉमा मीन्स दिस सेट contains only two elements A and B, ordinary set। ठीक है, अच्छा अब समझ लेते हैं। देखो जैसे कि मान लो मैंने लिखा है ऐसे 3,7, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं तो पहले मैंने ये लिख दिया। इसका मतलब क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस सेट कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स ए एंड बी। इसका मतलब है एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, एक है 3 एंड दूसरा है 7, 3 एंड 7। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 3,7, इस चीज का मतलब क्या है, तो what I means, हाँ what I means this set contains all elements from A and B inclusive of A and B। मतलब 3 से लेके 7 तक जितना एलिमेंट्स है सारा इसमें कंटेन कर रहा है, और 3 और 7 भी इसमें है। मतलब ये पूरा यहां से लेके पूरा, ठीक है। अच्छा अब अगर फर्स्ट ब्रैकेट में ऐसे दिया हुआ, इसका मतलब, तो इसका मतलब 3 और 7 को छोड़ के, 3 के बाद से और 7 के पहले तक का सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग, ठीक है। तो इसमें लेकिन सिर्फ 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, सारे रियल वैल्यूज, इट इंक्लूड्स ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम 3 to 7 इंक्लूसिव ऑफ 3 and 7। और इसमें क्या लिखेंगे, इट इंक्लूड्स ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम 3 to 7। लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग 3 and 7, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन्स द सेट कंटेन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूसिव ऑफ ए एंड बी। और इसका मतलब हो गया कि सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी इंक्लूसिव ऑफ ए एंड बी। तो ये थर्ड ब्रैकेट रहने से ए बी इंक्लूड होगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट रहने से ए बी इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, क्योंकि इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्लोज। क्लोज मतलब देखो वो उसको भी कंटेन
कर ले रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ऐसे दिया गया क्लोज्ड। और ये ऑर्डिनरी सेट के लिए यूज होता है, इसीलिए इसका नाम है ऑर्डिनरी सेट, ठीक है। अब हम लोग जो आंसर है वो कर पाएंगे इस क्वेश्चन का। ये जो हम लोग सोच रहे थे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब इसमें लॉग दिया है, तो लॉग तुम लोग का है सभी का, तो जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में बता देंगे। फिलहाल थोड़ा सा लॉग बता देते हैं कि लॉग चीज होता क्या है। तो देखो, जैसे अगर हम लोग 2 to the power 3 लिखते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 8। तो ये तो आसान है कैलकुलेट करना, लेकिन जब कुछ इस तरीके का वैल्यू होता है जो हमें कैलकुलेटर भी नहीं बता सकता, तुम लोग बोलोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर तो सारा कुछ बता देता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का बात अलग है, लेकिन हम लोग को तो कॉमर्शियल कैलकुलेटर यूज करना होता है। जैसे कि मान लो है 2 to the power -1 2 3 4 9 8 7 6 0, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या इसको निकाल पाओगे? लेकिन लॉग इसे कैलकुलेट करके दे देता है। एक्चुअली लॉग का पूरा टेबल बना हुआ रहता है, वो टेबल देखने आना चाहिए, ठीक है। टेबल जो है उसमें जब लॉग करवाएंगे तो उसका टेबल दिखाएंगे, या तुम लोग गूगल करके भी देख सकते हो। तो लॉग का टेबल रहता है, टेबल देख के सारे वैल्यूज को मैच करके निकाला जा सकता है। लेकिन वो टेबल तुम लोग का लॉग चैप्टर में भी चाहिए नहीं, बस फॉर्मूला वाला चैप्टर है वो सीखना पड़ेगा। यहाँ भी हमें वो नहीं समझना, बस इतना समझो लॉग का यूज क्यों होता है। जब पावर ऐसा है जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तब हम लोग लॉग के थ्रू से कैलकुलेट करने के लिए लॉग का मतलब इन्वेंशन हुआ है कि इजीली हम लोग ये कैलकुलेट कर पाए, इसके लिए लॉग बनाया गया है। तो क्या ये हम लोग अभी कैलकुलेट करके निकाल लेंगे? नहीं, वो तो एप्लीकेशन हम बता रहे हैं कि क्यों हम लोग लॉग पढ़ेंगे। बाकी ये वाला देखो 2 to the power 3 = 8, इसको लॉग में कैसे लिखा जाएगा वो समझो, ठीक है। अगर हम लोग लॉग लॉग का पूरा नाम होता है लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉग में इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? जैसे ये 2 को क्या बोलते हैं? बेस। 3 को क्या बोलते हैं? पावर। और 8 को क्या बोलेंगे? वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को अगर लॉग में प्रेजेंट करेंगे तो लॉग का यहाँ पर क्या लिखा जाता है? लॉग का यहाँ पर लिखा जाता है बेस, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाता है वैल्यू, और इक्वल क्या होता है? पावर, ठीक है। तो अब इसी चीज को यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करें तो लॉग, ठीक है, वैल्यू कितना है? 8, बेस कितना है? 2, और पावर कितना है? 3। तो इसको रीड कैसे करते हैं? log 8 to the base 2, ठीक है, टू द बेस। अब बेस में 2 है तो टू द बेस 2, बेस में 3 होगा तो टू द बेस 3, ऐसे, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं ऐसे, log 8 to the base 2, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, इज इक्वल टू 3। अब ये इस चीज का मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया हाउ मेनी टाइम्स we need to multiply 2 to get 8। कितना बार? 3 टाइम्स। तो ये लॉग मुझे ये आंसर थे, ठीक है। अच्छा, अब लॉग का कुछ फॉर्मूला यहाँ पर बताना पड़ेगा मुझे। 2 फॉर्मूले से शायद काम हो जाएगा। एक तो होता है, देखो कि अगर log 10 base 10 है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1, ठीक है। अच्छा, बेस में 10 हो या ना हो वो बात का बात है, log 10 ही हमेशा हम लोग का क्या होता है? 1, वो लिखना है, ठीक है। मतलब ये फिक्स्ड है। जैसे तुम लोग को पता है ना कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। वैसे ही log 10 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है, चाहे बेस हम लोग का कुछ भी क्यों ना हो। और एक चीज होता है, जैसे कि अगर ऐसे है log a to the power, मान लो x है, ठीक है, तो पावर सामने आ जाता है, x इंटू log a। ये फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या फॉर्मूला चाहिए होगा, देख लेते हैं इसमें। ठीक है, इसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा। और ये जो अभी मैंने सिखाया, ये फॉर्मूला क्या हुआ पता है? 2 to the power 3 = 8 को हम लोगों ने कैसे लिखा? log 8 to the base 2 = 3। तो इसी चीज को अगर हम ऐसे जनरल फॉर्म में लिखे, अगर a to the power x = m है तो उसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग बेस यहाँ पर आएगा log a, ठीक है, वैल्यू इधर आएगा और पावर इधर आएगा, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला होता है। लॉग जब हम लोग सीखते हैं तो ये सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि यही तो मेन एप्लीकेशन है कि क्यों लॉग आया, क्यों लॉग हमें सीखना पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब इसके हिसाब से अब हम लोग लॉग बेसिस का जो 2-3 क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला करेंगे 15 का।
तो 15 वाला लिखे हो, लिखो। 15 वाला क्या बोला है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। फंक्शन क्या है, रेंज मतलब आउटपुट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग, इसको कैसे पढ़ोगे, लॉग 1 plus x to the base 10 for the domain of real values of x when 0 less than equal to x less than equal to 9। हम लिख देते हैं क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है f of x का वैल्यू क्या दिया है, log 1 plus x to the base 10, ठीक है। और जो डोमेन है वो दे रखा है, डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x when 0 less than equal x और less than equal 9। तो कैलकुलेट करने क्या बोला है, इस फंक्शन का रेंज निकालना है जब डोमेन क्या है, रियल वैल्यू है, और डोमेन को x से डिनोट किया। डोमेन का मतलब इनपुट, इनपुट को हम लोग x से डिनोट करते हैं। और ये x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, बोल रहा है x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9, मतलब 9 या 9 से कम, लेस देन है। और 0 लेस देन इक्वल टू x का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा। देखो कैसे, अगर ये किसी को नहीं समझ में आता है तो ऐसे स्प्लिट कर लेना चाहिए पहला। तो इसका मतलब क्या हो गया, x देखो ये लेस देन साइन है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू मतलब x का वैल्यू क्या है, 9 और लेस देन 9, इसको ऐसे बोलते हैं, है ना। और अगर 0 लेस देन इक्वल टू x, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 0 और ग्रेटर देन 0, मतलब x का वैल्यू 0 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, 9 तक, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब अगर हम पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू इनपुट का क्या होगा और मिनिमम वैल्यू इनपुट का क्या होगा, मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 9 होगा। ये मैंने किस चीज के लिए लिखा, डोमेन के लिए, ठीक है, क्योंकि x तो मेरा डोमेन है, ठीक है। अब हम लोग अगर ये 9 और 0 को पुट करते हैं तो मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा और मिनिमम आउटपुट मिल जाएगा। अगर हम मैक्सिमम इनपुट देंगे तो मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और मिनिमम इनपुट देंगे तो मिनिमम आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ये दो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है, लॉग 1 प्लस एक्स बेस 10। तो हम लोग कोई भी एक वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अगर मिनिमम लिया तो 0, ठीक है। तो x के जगह 0 पुट होगा तो 1 प्लस क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अच्छा 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस 0 1 होता है, और ये हो गया। तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, अच्छा। और एक चीज भी बताना था, लॉग 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है, ये भी याद रखो। जैसे लॉग 10 1 होगा, लॉग 1 हमेशा 0 होगा, कुछ भी बेस हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो लॉग 1 दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब कोड डोमेन में अगर हम लोग जाए, कोड डोमेन तो 0 হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম নিলে হ্যাঁ, এখন এটা 0 এল। हाँ, तो मिनिमम अगर 0 ले रहे हैं तो कोडोमेन भी क्या आ जाएगा, 0 आ, ठीक है। हम्म, अब तुम लोग 9 लेके देखो कितना है। तो अगर एफ ऑफ एक्स है लॉग 1 प्लस एक्स टू द बेस 10, अब अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं एफ ऑफ 9, हाँ, तो लॉग 1 प्लस 9 टू द बेस 10 इक्वल हो गया लॉग 10 बेस 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो जब हम लोग 9 ले रहे हैं इनपुट, यानी जो हम लोग का मैक्सिमम इनपुट है, तो हम लोग का आउटपुट यानी रेंज कितना आ जाएगा, 1। तो इसको कोडोमेन नहीं लिख के हम लोग इसे अगर रेंज लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रेंज का मतलब एक्चुअल आउटपुट होता है। ये तो हम लोगों ने एक्चुअल आउटपुट ही निकाल रखा है, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, रेंज हो गया। मैंने रेंज भी लिख दिया है, क्योंकि कोडोमेन मतलब पॉसिबल होता है, बट ये तो एक्चुअली हो गया, तो इसको रेंज लिखना ही बेटर है। तो यहाँ पर रेंज वैसे भी बोल भी रखा है, ठीक है, रेंज। तो अब हम लोग को बताना है कि फिर कैसे आंसर देना है। देखो आंसर देना है कि इस तरीके से बताना है कि कौन सा आंसर होगा। बोलो कौन सा, ए ऑप्शन,
देखो इस चीज को अगर हम लोग चाहे तो क्या हम लोग ऐसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो मुझे बताओ क्या लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स का मतलब आउटपुट, ठीक है। तो मेरा आउटपुट कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से लेके 1 तक। 0 या 0 से क्या होगा ज्यादा, और 1 या 1 से कम। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1, और 0 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब मेरा जो वैल्यू है वो 0 और 1 के अंदर रहेगा, और 0 और 1 को भी ले लेगा। तो उस केस में कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ था कि कंटेन ऑल द एलिमेंट और इंक्लूसिव ऑफ ए एंड बी। तो मुझे तो 0 और 1 को इंक्लूड करना है, क्योंकि मेरा 0 और 1 तो आ ही रहा है। तो फिर मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए 0 कॉमा 1। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखो ऐसे भी आंसर हमें दे सकता है, हमें इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है, इसीलिए दोनों तरीके से लिखने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ ये वाला था तो ये लिख दो। अच्छा इसके बाद देखो 15 वाला, ये 16 ये इनवर्स फंक्शन कर लिया था। अच्छा 17 ये नहीं किया था, এগুলো হয়ে গেছে। अच्छा तो 19 ये भी हो गया था, 17 18 ये दोनों हो गया था। हाँ मल्टीप्लाई वाला हो गया था। 19 ये करेंगे, ये नहीं हुआ है। 19 और 20 नहीं हुआ है, वो तो अभी सिखाया ना लॉग, इसके पहले नहीं किया। इनवर्स एच इनवर्स वेन एच ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन निकालने बोला है जब एच ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10। निकालो, अभी तो सिखा दिया ना कि लॉग कैसे। तो निकालने बोला है एच ऑफ एक्स इक्वल दिया है लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस 10, और हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है एच इनवर्स कितना होगा। तो इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था। तो कैसे कैलकुलेट करने बोला था, 3 स्टेप में सिखाया था। सबसे पहले, हाँ सबसे पहले एक्स के जगह पे, एफ ऑफ एक्स के जगह पे मतलब वाई से रिप्रेजेंट करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एफ ऑफ एक्स नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एच ऑफ एक्स की जगह वाई लिखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फंक्शन। अच्छा अब एक्स इक्वल टू सारे वैल्यूज को लिखना है। तो अगर लॉग रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तब तो प्रॉब्लम है। तो लॉग से हम लोग क्या करेंगे, टू दी पावर में चले जाएंगे। जैसे 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 से हम लोगों ने लॉग में लिखा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब टू दी पावर वाला। तो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम, तो हम लोग उल्टा लॉगरिथम से भी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ सकते हैं। तो कैसे आएंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब समथिंग कुछ बेस रहेगा, उसका कुछ पावर रहेगा, उसका कुछ वैल्यू रहेगा। तो पूरे इसमें हमें पता है क्या पावर है, क्या बेस है, और क्या वैल्यू है। तो 10 हम लोग का क्या है, बेस, ठीक है। आंसर किस चीज का आता है, पावर का आता है, ठीक है। तो वाई मेरा क्या है पावर, और फिर वैल्यू मेरा क्या है, ये इधर ऐसे हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब इसका मतलब अब ऐसे लिख दो, एक्स इक्वल क्या हो गया 10 टू दी पावर वाई। अब तुम लोग को क्या करना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है। तो एक्स के जगह वाई लिखोगे और वाई के जगह एक्स लिखोगे, तो आंसर क्या आ गया, वाई इक्वल टू 10 टू दी पावर एक्स। तो एच इनवर्स कितना हो गया 10 टू दी पावर एक्स। तो देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हम लोग को। ये वाला ऑप्शन। और एक बाकी है ये वाला 20, फॉर द फंक्शन एच ऑफ एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर 1 प्लस एक्स द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब डोमेन क्या होगा, अगर एक्स यानी जो मेरा
इनपुट है वो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9 है। द रेंज इज, मतलब रेंज क्या होगा वो निकालना है। अब देखो यहाँ पर लेकिन ब्रैकेट के हिसाब से आंसर नहीं दिया है, इस तरीके से दिया है जिस जैसा हम लोगों ने वहां लिखा था, तो वैसे निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या बोला है, h of x 10 to the power 1 plus x, फंक्शन ये वाला। अच्छा, और हम लोग को क्या दे रखा है, डोमेन बोल रखा है x है जो कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9 है। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9 है, जिसमें x मेरा इनपुट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल 9, और x का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 0। सेम ही तो है ना, मतलब ऐसे ही तो इंटरप्रेट करेंगे। तो x का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 9, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये मेरा क्या है, डोमेन। ये मेरा क्या है, डोमेन है। अब अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम डोमेन का यूज करेंगे तो मुझे रेंज मैक्सिमम और मिनिमम वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालो सेम तरीके से। तो h ऑफ x इक्वल 10 टू दी पावर 1 प्लस x। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर 0 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी 10 टू दी पावर 1 यानी 10। ठीक है, तो ये रेंज कितना हो गया 10। और अगर हम लोग 9 देंगे, h टू दी पावर x, सॉरी h ऑफ x इक्वल टू 10 टू दी पावर 1 प्लस x, 9 10 टू दी पावर 10। ठीक है, 10 टू दी पावर 10। ठीक है, 10 टू दी पावर 10 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग को लिखना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये मेरा वाई होता है, वाई मेरा आउटपुट होता है। तो मेरा आउटपुट कहां से कहां तक जाएगा, कम से कम 10 और मैक्सिमम 10 टू दी पावर 10। तो लेस देन इक्वल टू 10 टू दी पावर 10 होगा, क्योंकि लास्ट तो वही है 10 टू दी पावर 10 या उससे कम हो सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा होगा, 10 और 10 से ज्यादा होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर एच ऑफ एक्स लिखा, अच्छा मैंने एफ लिख दिया, एच लिख लो क्योंकि इन्होंने यहाँ फंक्शन को एच से डिनोट किया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ए। और इसको अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे थर्ड ब्रैकेट दोगे, 10 कॉमा 10 टू दी पावर, ऐसे लिखना पड़ेगा अगर थर्ड ब्रैकेट में। ऑप्शन ए। और तो कुछ बाकी नहीं है। एक बार ए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कहाँ गया, एक क्वेश्चन से लग रहा है बाकी है, जिसमें हमें बताना था कि कैसे ये फंक्शंस इक्वल होगा, वो वाला क्वेश्चन कहाँ चला। यहाँ तो नहीं होगा, या तो सेट बी में था या तो सेट सी में था। ए में तो होगा नहीं, क्योंकि ए का सारा चीज हम लोगों ने पहले ही कर लिया, क्योंकि इसमें कुछ मतलब मिक्स्ड अप डेटा था ही नहीं। प्रॉब्लम बी और सी में ऐसा लग रहा है एक क्वेश्चन है। ये भी नहीं। ये वाला, ये नहीं, ये वाला किया है हम लोग, ये नहीं किया। ये 9 वाला, यही बाकी है, 7 बी का 9, यही वाला ढूंढ। 7 बी का क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला है लेट द डोमेन ऑफ एक्स बी द सेट 1, मतलब डोमेन मतलब इनपुट। ठीक है, इनपुट ऑफ एक्स बी द सेट, मतलब इनपुट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जो सेट के अंदर हम लोगों ने लिखा है वो क्या है, 1 है, मतलब इनपुट सीधा बात 1 है। इतने सारे बातों का मतलब यही निकल के आता है कि इनपुट क्या है, 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव्स वैल्यूज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 मतलब फंक्शन जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये क्या है,
रेंज या आउटपुट जो भी बोलो। तो ये हम लोग का क्या है, इसका मतलब इनपुट 1 देने से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि हमें आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। अब ये इसमें चेक करने से पता चला। बोलो। अगर इसमें 1 दोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। अच्छा, इसमें पहला बात है एफ ऑफ ए देके गलत कर दिया है, तो इसमें जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। वैसे भी अगर कर भी लेते वो तो 1 - 1 ये 0 आएगा, दोनों में होना चाहिए ना। अच्छा, इसका देखो 1² +1 + 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 +1 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हो गया 4, तो हमें 4 तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए 1, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो बस क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे क्या बोल रहा है तो फिर कैसे अप्लाई करोगे कि क्या करना। तो आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए। 9 का ऑप्शन ए। बाकी सब हो गया, और कुछ बाकी नहीं, ये एक बाकी था। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट। ठीक है, पहले हम बताएंगे, आज यहाँ से नहीं करेंगे, पहले हम सिखा देते फिर वहां से देखेंगे। तो लिखो लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन ये क्या होता है, लिखो। कंसिडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कंसिडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल x + 4। लेट एक्स टेंड्स टू, ये लिखो, इसको टेंड्स टू बोलते हैं, हम लिखवा देंगे 3 ब्रैकेट में, रीड एज TENDS, टेंड्स टू 3। इस चीज को ऐसे पढ़ते हैं, टेंड्स टू 3, 3 है तो 3 पढ़ोगे, कुछ और होगा तो कुछ और पढ़ना है, लाइक 4 है 4, 5 है 5। दैट इज एक्स अप्रोच approaches 3, it means x takes values closer and closer to 3 from either side। ये एक नंबर लाइन बनाएंगे 0। अच्छा, इधर सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। इधर -1 -2 -3 -4 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल x + 4। लिख लो, फिर हम थोड़ा सा समझाएंगे, फिर थोड़ा और लिखना पड़ेगा। लिख लो,
देखो बोल रहा है कि लिमिट क्या है, अगर हम लोग किसी फंक्शन का लिमिट निकालना चाह रहे हैं, लिमिट का मतलब क्या है, जैसे देखो एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है, और हम लोगों ने लिखा है एक्स टेंड्स टू 3, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, मैंने लिख भी दिया है कैसे पढ़ना है, रीड एज टेंड्स टू 3। इसका मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ, बट एग्जैक्टली 3 नहीं है, 3 के बहुत ही पास है बट 3 नहीं है, ठीक है। जब ऐसा होता है कि मुझे जो इनपुट वैल्यू दिया जा रहा है वो टेंड्स टू नेचर में, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जैसे कि इसके पहले जैसे हम लोगों ने क्या किया, 9 और 0 पुट कर दिया, ये टेंड्स टू वैल्यू नहीं है, ये इक्वल वैल्यू है, मतलब 9 भी है कंफर्म और 0 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3 के आसपास है। अब आसपास मतलब किधर बोल रहा है, देखो इट मींस एक्स टेक्स वैल्यूज, तो एक्स वो वैल्यू लेगा जो क्लोजर एंड क्लोजर टू 3 है, मतलब 3 के बहुत आसपास है, फ्रॉम आइदर साइड, आइदर साइड का मतलब हो गया कि नंबर सिस्टम से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जाए या राइट हैंड साइड से जाए, दोनों साइड से जो है हमें, तो 3 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। इधर से जा रहे हैं, इधर से आए या फिर हम लोग इधर से जाए, ठीक है। अच्छा ये जो साइड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट, ठीक है। हम लोग जो लिख रहे हैं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इधर वाला क्या हो गया राइट, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से अगर हम लोग देखें तो हमें 3 में पहुंचना है, लेकिन हमें 3 के आसपास एकदम नियरेस्ट वाला वैल्यू हमें लेके चेक करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन का आंसर फिर क्या क्या होगा, तो देखो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, अब यहाँ पर हमें टेबल बना के दिखा, तो इधर लिखा मैंने x और इधर लिख दिया एफ ऑफ एक्स, तो x का मतलब क्या इनपुट और एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या y यानी आउटपुट, ठीक है। अब मुझे बोलो कि अगर हम लोग पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं, मतलब इधर है ना, राइट हैंड साइड से, मतलब जो प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या है, आगे 4 5 6 7 चलता जाएगा, इधर माइनस में चलता जाएगा। तो अगर हम लोग राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो एकदम नियरेस्ट वैल्यू क्या है जो 3 के आसपास का है, 3 तक पहुंचना है ना इधर, तो 3.9 तो आफ्टर 3 हो गया, तुम लोग को 3 के पास पहुंचना है, हाँ तो 2.9, ठीक है। अच्छा 3 वैल्यू लिखते हैं, एक उसके और थोड़ा पास 2.99 और थोड़ा पास 2.999, ऐसे मैंने 3 वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब इस वैल्यूज को हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे, तो फंक्शन क्या है x प्लस 4, ठीक है। तो x का मतलब पहले क्या हो गया 2.9 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 6.9, फिर 2.99 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 6.99, फिर 2.999 प्लस 4 तो कितना हो गया 6.999। क्या दूसरा कोई वैल्यू हम लोग नहीं लिख सकते थे, देखो हमें सबसे नियरेस्ट वाला वैल्यू लिखना है, ठीक है। अब सिर्फ ये 3 9 से काम नहीं चलेगा, और भी होगा, लेकिन कितना लिखे, ठीक है। अभी समझने के लिए ये 3 मैंने वैल्यू लिया, एक 2.9, 2.99 जो 2.999 यही सबसे पास पास का नंबर होगा 0.99 वाला, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग, ये तो हम लोग जब कौन से साइड से गए, राइट साइड से, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो सबसे पास वाला वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब किधर से जाना है तुम लोग देखो, जब तुम लोग ऐसे आ रहे थे और अब हम लोग कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर जा रहे हैं तो 0 के बाद 1 2, ये 2.999 ये वाला, अच्छा और राइट साइड से जाएंगे तो, अच्छा मैंने शायद लेफ्ट और राइट उल्टा कर दिया, ये उल्टा लिखा है ना मैंने, लेफ्ट ये राइट हो जाए, ये राइट होगा तो এটা ঠিক লিখেছি लेफ्ट और राइट টা ठीक, अच्छा यहाँ से जब हम लोग बोल रहे हैं तब शायद मैंने गलत बोल दिया है। हाँ ये हम लोग कौन से साइड से जाएंगे, 2.99 कैसे मिलेगा, 2.9 इधर से जाने से, हाँ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो 0 1 2 2 के बाद आएगा ना 2.99 फिर 3 आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड से जब हम लोग जाएंगे, और अगर हम लोग राइट साइड से जा रहे हैं तो फिर हमें 3 में पहुंचने के लिए क्या क्रॉस करके जाना पड़ेगा, 4, फिर उसके बाद 4 से थोड़ा कम ऐसे कर करके, मतलब
एकदम 3 के पास आने वाला नंबर, तो जैसे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब वो मोर देन क्या होगा, 3 होगा। हाँ, जैसे 3.01 लिख दिया है, और एक लिख देते 3.001, और एक लिख देते 3.0001। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.01 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7.0। 3.001 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 7.001। और 3.0001 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 7.0001। ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें ये समझ में आया, देखो कि हम लोग का ये सभी वैल्यू नियरेस्ट क्या है, 7 है। 6.9 मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 7। ये भी हम लोग बोल सकते हैं 7, और इसे भी हम लोग बोल सकते हैं 7। और अगर 7.01 है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 7। इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 7। इससे भी हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 7। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, here we can say that f is the limit of f of x as x tends to 3। सॉरी, ये एफ नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, 7 लिखना था, इसे गलती से 8 लिख दिया। 7 is the limit of f of x as x tends to 3। मतलब अगर मेरा फंक्शन का वैल्यू 3 के आसपास है तो फंक्शन का आंसर कहां तक जा सकता है, 7 तक। इस बात का मतलब हियर वी कैन से दैट 7 इज लिमिट ऑफ f of x as x tends to 3। और इसको लिखा कैसे जाता है, लिमिट को ऐसे LIM भी लिख सकते हो, LT भी लिख सकते हो, और नीचे लिखना पड़ता है लिमिट x टेंड्स टू 3, और फंक्शन क्या था, x प्लस 4। तो x प्लस 4 इक्वल क्या लिखोगे, 7। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिफाइन हो जाए, इस तरीके से लिखना पड़ता है। और लिमिट को LIM भी लिख सकते हो, LT भी लिख सकते हो। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन x प्लस 4 है जिसका इनपुट का वैल्यू 3 के आसपास है, तो उसका जो रेंज का आंसर होगा वो 7 तक लिमिट होगा उसका। ठीक है, ये कब होगा, जब हमें एग्जैक्ट इनपुट नहीं दिया हुआ रहेगा, टेंड्स टू वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो लिमिट का यूज तब करेंगे जब हमें टेंड्स टू वैल्यू दिया हुआ रहेगा फंक्शन का, अदरवाइज लिमिट का कोई एप्लीकेशन हमें करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग लिमिट को दो दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से, इसीलिए दो लिमिट होता है, क्या क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, इसको लिखना है LHL। अच्छा, इसमें लिखो वेयर x tends to a from the left side, that is true values of x लेस। अच्छा, अगर x टेंड्स टू a है, मतलब इनपुट का वैल्यू a के आसपास है, और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो x का जो वैल्यू है वो हमेशा a से क्या होगा, कम या ज्यादा। हाँ, जैसे कि ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे थे, x टेंड्स टू 3 था, तो यहाँ पर 3 के जगह मैंने नॉर्मल फॉर्म में a लिखा है। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे तो मेरा जो वैल्यू लिया गया वो 3 से क्या रहा, कम रहा। तो वही चीज लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड अगर हम लोग जा रहे हैं, दैट इज थ्रू द वैल्यूज ऑफ एक्स, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन ए होगा।
ठीक है, जैसे लेस देन 3 हुआ, वी गेट LHL ऑफ f ऑफ x, LHL इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, इसके पावर में ऐसे माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू, सही है, तुम लोगों से पूछ के लिखी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में जो हम लोग लेफ्ट साइड से अगर जा रहे हैं तो हमारे टेंड्स टू वैल्यू से कम वैल्यूज पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि कम वैल्यू से ही हम लोग वहां 3 तक पहुंच पा रहे हैं। तो वेयर x टेंड्स टू a फ्रॉम द लेफ्ट साइड दैट इज थ्रू वैल्यूज ऑफ x लेस देन a, वी गेट, हमें क्या मिलता है इस केस में, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मिलता है फंक्शन का। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, उसके पावर में माइनस, क्यों, क्योंकि लेस वैल्यू होता है इसीलिए। और ये क्या लिख दिया, फंक्शन f ऑफ x। अब इसी चीज को अगर तुम लोग ये एग्जांपल में दिखाना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 के पावर में माइनस x प्लस 4, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे, जो एग्जांपल दिया उसको अगर बताना। तो इसके बाद लिखना है राइट हैंड साइड लिमिट, यानी RHL, where x tends to a from the right hand side, that is through values of x, क्या होगा, हमेशा x का वैल्यूज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a, जैसे कि हम लोग का वहां पर था 3 से ज्यादा, ग्रेटर देन a, वी गेट, फिर हमें क्या मिलेगा, RHL ऑफ जो फंक्शन रहेगा उसका। तो RHL इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ x, फंक्शन का लिमिट निकालेंगे कि कहां तक ये फंक्शन का वैल्यू जा सकता है, x टेंड्स टू a के पावर में क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमारा ग्रेटर देन साइड में है। और इसी चीज को अगर हम लोग ये x प्लस 4 के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x प्लस, अच्छा, अब अगर इफ LHL and RHL of f of x as x tends to a both exist and are equal, then the limit of f of x as x tends to a exists and limit x tends to a minus f of x equal limit x tends to a plus f of x equal limit x tends to a f of x। ये मतलब बता देते, बोल रहा है
चलिए, बोल रहा है कि इफ LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट हमारे जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जिसमें एक्स टेंड्स टू ए है, दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब है कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पर आया ना 6.9, 6.99, 7 क्या ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू नहीं आएगा? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको कैलकुलेशन करने का दूसरा तरीका होता है। तो यहाँ पर एग्जिस्ट का मतलब है कि कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा, ये लैंग्वेज है, ठीक है, कि बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, और दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? बराबर। जैसे कि यहाँ पर देखो दोनों का वैल्यू हम लोग का क्या आया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड 7 आया, ठीक है, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो 6.9, 7.01, बट हम लोगों ने उसे राउंड करके तो 7 निकाला, तो आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। तो अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है जिसका हमें लिमिट निकालने के लिए बोला गया है एक्स टेंड्स टू ए, वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उसको इस तरीके से डिनोट किया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू द पावर -1, मतलब ये कौन सा वाला? राइट हैंड वाला, ये लेफ्ट हैंड वाला, अच्छा ये वाला राइट हैंड वाला, और ये हम लोग का हो गया नॉर्मल जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये सब तुम लोग को कुछ याद नहीं करना है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये तुम लोग को कहीं डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट ये चीज नहीं समझने से ये थोड़ी समझ में आएगा। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे, तुम लोग को सीधा क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर देंगे, तो तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ क्या, ठीक है। वैसे तुम लोग को सीधा क्वेश्चन ही देगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन का आंसर करके दिखाना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी होता है जिसमें फाइंड आउट करना होता है कि LHL RHL हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वैसा क्वेश्चन। वैसे MCQ के लिए उस तरीके से हाँ आ जाएगा, वैसा भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, MCQ फॉर्म में भी मिल जाएगा वैसा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट है, लिखो, फिर फॉर्मूला ही लिखेंगे। इफ LHL and RHL of f of x as x tends to a both exist and are अनइक्वल, मतलब पहला वाला जो पॉइंट अभी समझाया और ये दोनों में फर्क इतना ही है कि दोनों है, दोनों एग्जिस्ट भी कर रहा है, बट पहले वाले केस में बोला मैंने इक्वल है, और इसमें हम बोल रहे हैं कि अनइक्वल है। देन द लिमिट ऑफ f of x as x tends to a does not exist, ठीक है। तो अगर LHL और RHL एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब उसका हम लोग लिमिट नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम लोग उसका लिमिट निकाल पाएंगे। तो अगर ये वाला हम लोग का नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। है तो बहुत सारा फॉर्मूला, लिखवा दे रहे हैं, 8 फॉर्मूला है, बट हम कोशिश करेंगे कि कम से कम फॉर्मूला यूज करके तुम लोग कर पाओ, ठीक है। सबसे पहला है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और अगर मेरा दो फंक्शन का एडिशन और माइनस है, ये लिख दिया प्लस, इसके नीचे माइनस, इस चीज का मतलब हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के लिए, और एफ ऑफ एक्स माइनस अगर जी ऑफ एक्स है तो क्या होगा। तो सिंपल है, अगर मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और दो फंक्शन में एडिशन है या माइनस है, तो आंसर ऐसे होगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, और अगर माइनस हुआ तो माइनस लिख दोगे। ये समझ में आ गया ना, मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है, मतलब दो दो बार क्यों लिखे, प्लस माइनस, तो अगर प्लस हुआ तो प्लस से आंसर लिख देना, माइनस हुआ तो माइनस से लिख देना, दोनों फंक्शन को लिमिट के साथ साथ अलग कर देना। सेम तरीके से हमारा इनटू और डिवाइड में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इनटू के लिए ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स
इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इंटू होने से क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, दो फंक्शन को लिमिट के साथ अलग अलग इंटू कर दो, जैसे प्लस माइनस किया तो क्या लिखोगे, इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। डिवाइड के लिए भी सेम होगा, तो कैसे लिखोगे, तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। अब इसको स्प्लिट है, এটা मल्टीप्लिकेशन, भाई पॉइंट से भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन बता सकते हैं। अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ऐसे स्लैश दे दिया है मैंने डिवाइड के लिए, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी, सी यानी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, सी होता है, वेयर सी इज कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, तो कांस्टेंट फंक्शन का आंसर तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होगा। लास्ट क्लास में जब हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कर रहे थे, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 20 दिया था, ठीक है, तो फिर इसमें जो भी इनपुट तो आउटपुट तो हमेशा हम लोग का 20, तो ये वैसे ही है, इसका लिमिट लगा दिया है, बात अलग है, बाकी है तो कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का आंसर हमेशा कांस्टेंट होगा। और अगर ऐसे दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी डॉट एफ ऑफ एक्स, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू इनटू फंक्शन, ठीक है। तो फिर इसको कैसे लिखोगे, कांस्टेंट को बाहर कर दो और लिमिट के साथ फंक्शन को लिख दो, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट निकालोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, इसीलिए ऐसे फॉर्मूला बनाया गया, सी बाहर चला गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ नंबर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर ये फंक्शन बाहर रह जाएगा, और ये जो फंक्शन है इसको लिमिट के साथ लिखते हैं। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला रहने दो, जिसमें से ये सब काम में आएगा भी नहीं शायद। ठीक है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैसे करके लिमिट करोगे, तो हम पहले फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे, मतलब पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बिना फॉर्मूला यूज किए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हमें क्या चेक करना है, इसमें हमें दो चीज चेक करना है, ठीक है। एक, देखो अगर समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या आता है, बता सकते हो, करके देखो कैलकुलेटर। समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो मतलब कुछ भी लिखो ना, 2 3 4 5, जीरो ऊपर एरर दिखेगा। हाँ, कुछ भी डिवाइड कर लो, 9 8 7 3 4, कुछ भी डिवाइड कर लो। अभी तक मैथ्स में ये फाइंड आउट नहीं हुआ है किसी चीज को जीरो से डिवाइड करने से कुछ वैल्यू नहीं आ सकता, इसे हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड। और एक चीज होता है जीरो बाई जीरो, वो भी करके देख लो, कैलकुलेटर क्या बोल रहा है तुम्हें, जीरो बाई जीरो अनडिफाइंड, क्योंकि किसी भी चीज को हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब उसका अभी तक कुछ वैसा फाइंड आउट नहीं हो पाया कि क्या है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड में हमें चेक करना है कहीं हमारा अनडिफाइंड सिचुएशन तो नहीं आ रहा है, तो अनडिफाइंड सिचुएशन हमारा दो आ सकता है, या तो जीरो बाई जीरो हो गया या तो समथिंग बाई जीरो हो गया, तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कब चेक करें कैसे करें, तो देखो एक क्वेश्चन देते, क्वेश्चन से ही सीखेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1,
एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7, 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, ये मैंने लिमिट दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो, सब्स्टिट्यूट मेथड तब फॉलो कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट मेथड तब फॉलो कर सकते हो अगर अनडिफाइंड सिचुएशन ना हो रहा है तो अनडिफाइंड है कि नहीं कैसे निकालोगे, तो तुम लोग को पहले सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, वैल्यू को पुट कर देना। तो x का वैल्यू मान रहे टेंड्स टू 1 है, बट ये सॉल्व करते वक्त हमें क्या पुट करना है, 1 ही पुट करना होता है। ठीक है, वो तो समझाने के लिए मैंने बोला। तो अब ये 1 पुट करो x के स्क्वायर में, तो कितना हो गया, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, और इधर हो गया 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1। तो कितना आंसर हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 7, 2 प्लस 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 3 हो गया। और ये हो जाएगा 4। ठीक बोल ना, देखे ना तो ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या ये जीरो हो रहा है पुट करने से, मतलब अनडिफाइंड सिचुएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अनडिफाइंड नहीं होने से ही सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। अगर ये पुट करने पे यहाँ जीरो आ जाता तो मेनली ये देखना है कि नीचे जीरो आ रहा है कि नहीं, पूरा देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे का जीरो ही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमेशा ये न्यूमरेटर में चेक करो। ठीक है, सॉरी, इसको न्यूमरेटर बोलते कि डिनोमिनेटर, ডিনোমিনেটর। ঠিক আছে, আমি তো বাংলায় লব হর বলে অভ্যেস, আমি এখনো মাথায় রাখতে পারি না, এই জন্য নিউমারেটর না ডিনোমিনেটর। ঠিক আছে, আমার থেকে ভুল হয়ে যায়। হ্যাঁ, डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं हर बार बोलते बोलते भूल जाते, अब जब ये चैप्टर बोलते रहूंगी तो याद होगा, फिर दिमाग से आउट, ওইটাই মাথায় আছে, ল আর হর, ওটা ভুল হবে না মরা পর্যন্ত। अच्छा, अब ये वाला देखो, तो ये चेक करना हमेशा। ठीक है, क्योंकि ऊपर जीरो आए या ना आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ऊपर जीरो आ गया, नीचे मान लो 5 आ गया, तो आंसर आएगा, क्या आएगा, जीरो। उसको अनडिफाइंड नहीं बोलते। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा चेक करो कि हम लोग का डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड कर सकते हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अभी मैंने तुम लोग को सब्स्टिट्यूट करके ही दिखाया, तो आंसर आ गया, कितना आया था, 3/4 ना 5/4 किया टेस्ट में। हाँ, जीरो आने से डिवाइड नहीं होगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करके, एक्चुअली इसका आंसर हम लोग का आ ही गया था, क्या आ गया था, 3/4। तो तुम लोग बोलोगे तो इतना सारा फॉर्मूला क्यों लिखवा है, तो थोड़ा दिखा देते हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिवाइड फॉर्म में ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन कैसा है, डिवाइड फॉर्म में। तो अगर डिवाइड फॉर्म में है तो क्या होगा, लिमिट दोनों फंक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7। फिर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1। एक पूरा हम दिखा दे रहे डिटेल्स में करके, बट एग्जाम में तुम लोग ऐसे मत करना, क्योंकि तुम लोग बस चेक करना जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो वैल्यू पुट कर देना, जो टेंस टू वाला वैल्यू है, जो आंसर आए वही लिख के आना है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए उतना ही समय हम लोग को मिलेगा इक्वेशन के लिए। फिर भी यहाँ पर इतना कुछ लिखा है तो वो थोड़ा सीख लेते हैं। तो अब हम लोग डिवाइड कर दिए। अब ये जो दिख रहा है ये सारा फंक्शंस आपस में कैसे, प्लस और माइनस फॉर्म में। ठीक है, तो अब अगर इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्लस माइनस में क्या होगा, सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1, 5x। ठीक है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1, 7। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1, 1। ठीक है,
अब देखो यहाँ इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो अब इसमें तो देखो ये इसमें तो और कुछ चेंज नहीं करना है, एक्स का स्क्वायर। अब इसमें क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर। अब इसका और एक इसको थोड़ा सा और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, मतलब फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ये वाला c इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर c कौन सा है, 5। तो ऐसे देखो 5 इंटू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, क्योंकि सब्स्टिट्यूट x की जगह पे ही कर सकते हो। और कांस्टेंट का आंसर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये देखो 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x का स्क्वायर, प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर क्या हो गया x, और ये कांस्टेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 1। अच्छा अब ये आगे पुट करते हैं, 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया, 5 इंटू, अब यहाँ पर 1 पुट कर दो, 5 इंटू 1 प्लस क्या हो गया 7, फिर यहाँ पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 7, और ये कितना आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 1। तो ये हो गया 8 माइनस 5 3, और ये हो गया 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। लेकिन इतना करने का जरूरत ही क्या है, क्योंकि बस चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो सीधा वैल्यू पुट करोगे, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। बट अगर कोई पूछे फिर लिमिट का कोई फॉर्मूला नहीं सीखा, ये नहीं वो नहीं, तो फॉर्मूला सीखा है, ठीक है। बट अब कितना फॉर्मूला याद रखोगे, देखो जो याद रखना है वो तो याद रखना ही है, लेकिन जो बिना याद रखे काम चला जाएगा तो फिर उस पर दिमाग क्यों लगाए हम लोगों ने, ठीक है। और वैसे भी उतना कुछ मुश्किल है नहीं, प्लस है तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, प्लस में फंक्शंस को, माइनस है तो माइनस में, डिवाइड है तो डिवाइड में, और क्या बोलते हैं उसे, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन में, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। बस ये 3-4 चीजों से हो जाएगा, इससे ज्यादा तो तुम लोग का होता नहीं है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन है x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम सब्स्टिट्यूट मेथड ही सिखा रहे हैं तो तुम लोग वही मान के चलो। तो क्या करना है, तुम लोग को डिनोमिनेटर में चेक करना है कि 1 पुट करने से 0 आ रहा है कि नहीं। 0 तो नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो प्लस फॉर्म में, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो अब फॉर्मूला और अप्लाई करके करोगे क्या, क्योंकि मैंने तो बता दिया कैसे करने से हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 है 0/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब ये मत सोचो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, करके देख लो कैलकुलेटर पे 0/6, क्योंकि 0/6 का मतलब क्या होता है, ये होता है ना। तो 6 शून्य কেটে কিন্তু শূন্য তো কোনো নামতা নেই। अच्छा अब और एक मेथड सीखते हैं, चलो इस पे 2 क्वेश्चन किया, नेक्स्ट दिन और भी करेंगे। अभी एक एक करके मेथड सीखते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 3, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है। अब तुम लोग ये सोच सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। तो अगर हम फैक्टराइजेशन ये वाला लैंग्वेज नहीं बोलते तो तुम लोग कौन सा मेथड यूज करते, जो मैंने तुम लोग को अभी, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड तभी लगा सकते हो जब डिनोमिनेटर 0
नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, तो 1 माइनस 1 जब करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट मेथड से नहीं हो सकता है। तब कौन सा मेथड लगाएंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब बचपन में जो तुम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीख के आ रहे हो, कि अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं जिसमें एक्स का हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करके करोगे, याद है कैसे करके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते, ये देखो किसका होगा, ये वाला होगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो देखो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका जो मेन फॉर्म है वो कुछ ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें a इंटू सी निकालना पड़ता है किसी भी इक्वेशन में कितना है, तो इस इक्वेशन में a कितना है 1, c कितना है 2। अभी बोला यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये a x देखो ना, इसको अगर टू कंपेयर प्लस वन हो जाएगा, माफ करना है 2 प्लस 1 को ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करोगे तो ए कितना आ गया 1, ठीक है, बी कितना आ गया माइनस थ्री, ठीक है, और सी कितना आ जाएगा +2। तो हम लोग का सी कितना आ गया +2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 1 इंटू 2 निकाल लिया तो कितना आ गया 2। अब हम लोग को क्या करना है, किसी भी तरीके से ऐसा कुछ करना है कि ये जो फैक्टर है 1 इंटू 2, इसको जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका तो एक ही बार होगा 2 1 2, ठीक है। तो ये 2 और 1 ये फैक्टर्स यूज करके हमें क्या लेके आना है, बी लेके आना है। बी का वैल्यू कितना है -3, बी का वैल्यू कितना है -3। तो कैसे करके लाओगे, तो अगर हम लोग 2 प्लस 1 करते हैं तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो देखो अब इसको एक्स का स्क्वायर जैसा है वैसा लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने 2 प्लस 1। कैसे करके लाना है, या तो फैक्टर्स प्लस करके माइनस करके, प्लस या माइनस किसी भी एक तरीके से आ सकता है। और यहाँ पर एक्स मतलब 3 के जगह क्या लिख दिया 2 प्लस 1, ठीक है। बाकी जो भी जैसा था वैसा ही रख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा -2x, फिर ये प्लस माइनस में क्या हो गया -x+2। अब कॉमन क्या लोगे, ये दोनों में से क्या कॉमन जाएगा x। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर हम लोग इसको x से डिवाइड करते हैं, इसको x से डिवाइड करते हैं तो कितना रह जाएगा, x का स्क्वायर बाई x करोगे तो कितना रह जाएगा x, ठीक है। और -2x/x करोगे तो कितना रह जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया, कॉमन ले लिया। अच्छा अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हो माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस एक्स के साथ माइनस डिवाइड करोगे, माइनस मतलब -1, ठीक है, 1 लिखना नेसेसरी नहीं होता है, तो आंसर क्या आएगा x आएगा, ये देखो। और +2 के साथ अगर हम लोग -1 डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा -2, वही दिया। अब ये फैक्टर्स में कॉमन क्या है x -2, तो यहाँ पर x-2 और ये बचा क्या x, और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है बट मैंने क्या बोला, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x-1, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये फैक्टर्स को यहाँ पर पुट करो, x-2 x-1 और डिवाइडेड बाय x-1। अब देखो ये कट गया। अब जैसे ही ये कट गया, अब देखो हम लोग का वो जीरो वाला कंसेप्ट हट ही गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सारे मेथड्स में एंड में सब्स्टिट्यूट ही करना होता है, चाहे फैक्टराइजेशन हो या आगे का कुछ और भी मेथड जो हम लोग देखेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूट तब नहीं कर पाओगे ना जब मेरा डिनोमिनेटर में 0 आने लगेगा, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम लोगों ने ये किया। अब सब्स्टिट्यूट करो तो x के जगह पे क्या लिखोगे 1 -2 जैसा है वैसा रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस। तो एक तुम लोग करके बताओ, लिमिट x टेंड्स टू -3, ये 3 के पावर में माइनस नहीं है, -3 ये वैल्यू x+3 x² +
4x प्लस देखो क्या ये सब्स्टिट्यूट मेथड से हो सकता है? देखो -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 12 प्लस 3, 12 माइनस 12 0। तो ये सब्स्टिट्यूट मेथड से नहीं होगा। तो फैक्टराइजेशन मतलब ये प्लस देख के ऐसा मत सोचो कि प्लस प्लस है तो मेरा जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो -3 है ना, तो मे भी जीरो आ सकता है। तो इसका मतलब ये वाला सब्स्टिट्यूट मेथड से नहीं होगा। नहीं होगा तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ेगा। किसका फैक्टर निकालोगे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का फैक्टराइजेशन निकालोगे। तो सबसे पहले किसका हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा? a इंटू सी का। a कितना है? 1, c कितना है? 3, यानी 3 का। तो 3 प्लस 1 4 ऐसे हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। देखो ये आना चाहिए। प्लस 3 है, मैंने माइनस हाफ। जैसे ही 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 आया, अब सब्स्टिट्यूट करने पे डिनोमिनेटर पे जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बस अब यहीं पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 1 बाई माइनस मतलब माइनस, और एक ही देंगे बस, यही लास्ट आज के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 26। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर पे 2 पुट करके देखो जीरो आ रहा है कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2 प्लस 26, तो ये हो गया 4 माइनस 30 प्लस 26, तो ये हो गया जीरो। तो फिर सब्स्टिट्यूट मेथड से नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन। तो किसका फैक्टर करोगे इस केस में? दोनों का ही हम लोग फैक्टर करेंगे, है ना। 4x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अच्छा, अब इस केस में मेरा फैक्टर कितने का होगा? a इंटू सी करना है। a कितना? 4, और ये 10 40। ठीक है, तो 40 का तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से करना होता है। तो अब ये 2 2 2 और 5 है, इससे 3 कैसे आएगा? तो 2 इन 8 माइनस 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8। ठीक है, और ये हम लोग का हो गया 5। तो 8 माइनस 5 करने से हो जाएगा 8 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10। तो 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 10। 4x कॉमन ले लो, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 इंटू 4x प्लस x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 इंटू 4x प्लस 5, और इधर वाला चेक कर लो। x का स्क्वायर 26 का हो जाएगा 2, बस 13 ही होगा। तो 13 प्लस 2 15। x का स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 13
x माइनस 13 और x माइनस 2। अब देखो जैसे ही x-2 कट गया तो क्या बच रहा है 4x प्लस 5 और x माइनस 13। अब सब्सटीट्यूट करने से 0 नहीं आएगा। 8 प्लस 5 कितना होता है 13 होता है। 13 बाई माइनस 11 ये हो जाएगा आंसर। देखो लिमिट का यूज उतना नहीं हो रहा है, मेन यूज हो रहा है जो तुम लोग 7-8 में जिस तरीके का क्वेश्चन करते हो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यही सब का ज्यादा यूज हुआ। लिमिट उतना कहाँ यूज हुआ, जस्ट तो वैल्यू पुट करोगे आंसर आ रहा है, ठीक है, तो उतना तो कुछ प्रॉब्लमेटिक है नहीं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, जैसे कि दूसरा कोई मेथड्स आएगा वहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास। हम्म। ठीक है।